सुप्रभात बच्चों, मैं सुनीता लोहरा, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जीसीएफ जबलपुर से। आज मैं अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक के पाठ 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पाठ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ का नाम विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। ये विभिन्न माध्यम क्या हैं? आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा, जनसंचार माध्यम। बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि वही जनसंचार माध्यम ये विभिन्न माध्यम हैं। अर्थात जनसंचार माध्यम के लिए किस प्रकार लेखन कार्य किया जाए, इसी बात की चर्चा इस पाठ में हुई है। पाठ पढ़ने से पहले कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगी जो इस पाठ में हम पढ़ेंगे। प्रमुख जनसंचार माध्यम, इसके अंतर्गत प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें हम जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में की खूबियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। प्रिंट माध्यम, प्रिंट माध्यम क्या है, मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। रेडियो समाचार की संरचना कैसी होती है, रेडियो के लिए समाचार लेखन में कौन कौन सी बुनियादी बातों को ध्यान में रखना है, और टेलीविज़न खबरों में कौन कौन से विभिन्न चरण होते हैं। रेडियो और टेलीविज़न समाचार लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, इन सारी बातों पर आज हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, प्रमुख जनसंचार माध्यम समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो और कंप्यूटर। समाचार पत्र हम पढ़ सकते हैं, टेलीविज़न हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, रेडियो सिर्फ हम सुन सकते हैं, श्रव्य माध्यम है, और कंप्यूटर यदि इसमें इंटरनेट की व्यवस्था हो तो हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसमें तीनों साधन उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे समाचार पत्र की। जनसंचार माध्यम का यह सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय माध्यम है समाचार पत्र। यह प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। प्रिंट मीडिया, अब आप पूछेंगे प्रिंट मीडिया है क्या, तो मैं बताना चाहूँगी कि प्रिंट मतलब होता है छपाई, और प्रिंट मीडिया यानी छपाई वाले माध्यम। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। यानी प्रिंट मीडिया को हम छपाई वाले माध्यम भी कहते हैं और मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है। मुद्रित शब्द को आपको ध्यान में रखना है कि अगर प्रश्न आ जाता है मुद्रित माध्यम क्या है, तो आपको याद रखना है कि मुद्रित यानी छपाई वाले माध्यम, प्रिंट माध्यम। और मैं बताना चाहूँगी बच्चों कि ये जो छपाई वाले माध्यम है, प्रिंट माध्यम की शुरुआत चीन से मानी जाती है, और छापेखाने का आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में हुआ था। यानी गोवा में पहले छापेखाने की शुरुआत हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पुस्तकों को छापने के लिए छापेखाने का आविष्कार किया गया था। एक आप चित्र स्क्रीन में देख रहे हैं, यह छापेखाने का चित्र है जहां अखबार छपता है। गौर से देखिए किस तरह अखबार छापने की व्यवस्था है। बच्चों, अब मैं समाचार पत्रों के बारे में बात करूंगी। आप सभी बहुत सारे समाचार पत्रों के नाम जानते होंगे।
यहाँ पर समाचार पत्रों का एक कोलाज है जिसमें दैनिक जागरण, जनसत्ता, अमर उजाला और हिंदुस्तान है। इसके अलावा भी बहुत सारे समाचार पत्रों के आप नाम जानते होंगे। जैसे जबलपुर ज़िले की बात कर ले तो दैनिक भास्कर बहुत ही प्रसिद्ध है, हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा। पत्रिका, हितवाद, नई दुनिया, ऐसे बहुत सारे समाचार पत्र हैं जो कि जबलपुर ज़िले में मिलते हैं और आपको पता भी होगा। ये सारे समाचार पत्र हैं। बच्चों देखिए, दिन की शुरुआत चाय के साथ अखबार से ही होती है। देश दुनिया की खबर हम सबसे पहले जानना चाहते हैं। सुबह सुबह ही उठते के साथ अखबार पढ़ते हैं और पूरी दुनिया की खबर हम जान लेते हैं। अब ये हम जान लें कि मुद्रित माध्यमों के लिए जब हम लेखन कार्य करते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि छपाई वाले माध्यमों में किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है। अब इसका मतलब ये है बच्चों कि जब हम अखबार में लेखन करते हैं तो उसमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना है कि भाषा अच्छी हो, व्याकरण का ध्यान रखा जाए, स्पेलिंग में कोई गलती ना हो, शैली बहुत अच्छी हो और साथ ही ऐसे शब्दावली का प्रयोग करें जो लोगों से परिचित हो, कठिन भी ना हो और ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग उस शब्द से परिचित हो, बल्कि वह प्रचलित हो, लोग उससे भली भांति जानते हो। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में ज़रूरी है। यानी अखबार छापने के लिए एक अनुशासन की बहुत ज़रूरत पड़ती है और एक समय सीमा निर्धारित होती है कि कितने समय सीमा तक आपको अखबार के लिए विषय वस्तु एकत्र करना है और उसी समय सीमा में आप विषय वस्तु तैयार कर इकट्ठा कर लेंगे। तीसरी बात है, लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना भी ज़रूरी होता है। संपादक जब सारे विषय वस्तु एकत्र हो जाते हैं तो लेखन और प्रकाशन से पहले उसमें जो गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को ठीक करके ही प्रकाशन का कार्य किया जाता है। चौथी बात है, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना भी ज़रूरी है। यानी भाषा शैली ऐसी हो जिसमें एक प्रवाह हो, लय हो, निर्वाह मतलब धारा प्रवाह पढ़ा जाए। उसमें ऐसा नहीं हो कि जो अखबार कहना चाहता है वह बात हम समझ ना सके। यानी उसमें द्विअर्थी वाली बात ना हो, बहुत ज़्यादा अलंकृत भाषा शैली ना हो, सीधी सपाट सरल हो, ताकि पढ़ते के साथ ही बात हमें समझ में आ जाना चाहिए। ये तो बात हो गई बच्चों मुद्रित माध्यम की, छपाई वाले माध्यम की। अखबार की बात अभी हम कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, रेडियो की बात कर लेते हैं। रेडियो आप सभी भली भांति परिचित हैं। घर घर में रेडियो, पहले तो घर घर में होता था, अब नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक घर में रेडियो है, क्योंकि अब रेडियो का स्थान टेलीविज़न ने ले लिया है, क्योंकि इसमें टेलीविज़न में दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। लेकिन एक समय था जब हर घर में रेडियो आपको मिल जाता। जैसे अखबार में, अखबार की महत्ता कम नहीं हुई, पर रेडियो हर घर में अभी नहीं मिलता है। लेकिन अभी भी रेडियो के चाहने वाले लोग अपने घरों में रेडियो रखते हैं और सुनते हैं। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। इसमें ध्वनि, स्वर और शब्दों का ही खेल है। यहाँ पर दिखाई कुछ भी नहीं देता है, सुनकर ही हमको सब कुछ समझना पड़ता है। तो इसलिए इसमें लेखन में बड़ी ही सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमको सुनकर ही सब समझना होता है। तो रेडियो समाचार की संरचना पर बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो रेडियो के समाचार के लिए जो बुनियादी बातें हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। रेडियो लेखन में साफ सुथरी और टाइप्ड होनी चाहिए। यानी जिसे पढ़ने के लिए मिले उस समाचार वाचक को जो कॉपी मिलती है वह बिल्कुल साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होती है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पुस्तक में बहुत विस्तार से दिया है बच्चों, आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात है डेडलाइन, संदर्भ और
संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। यहाँ पर रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार में ही होती है, क्योंकि रेडियो 24 घंटे चलता है। इसलिए यहाँ पर बात कही गई है कि रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं होती है बल्कि समाचार से ही गुथी होती है। और इसी तरह समाचार में समय संदर्भ का मामला भी महत्वपूर्ण है। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह और कभी शाम छपकर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। तो दोनों में बहुत सारा फ़र्क है, समाचार, अखबार के समाचार और रेडियो के समाचार में। अब बात कर लेते हैं संक्षिप्त में जो अक्षर लिखे होते हैं उनकी। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो बहुत लोकप्रिय हो, प्रचलित हो, ऐसे शब्दों को संक्षिप्त में बोला जा सकता है, जैसे WHO, यूनिसेफ, सार्क, ICICI बैंक का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि लोग उसे जानते हैं। लेकिन ऐसे संक्षिप्त अक्षरों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए जो बहुत कम लोगों द्वारा जाना जाता है। ये तो बात थी रेडियो की। अब आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न आप सबको पता ही है, हर घर में है, इसकी परिचय देने की ज़रूरत नहीं कि किस प्रकार का यंत्र है। यह श्रव्य दृश्य दोनों इसमें हमें लाभ होते हैं। तो टेलीविज़न के आविष्कारक के बारे में मैं बताना चाहूँगी। J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया और जो कि आज सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है, हर घर में टेलीविज़न दिखाई देता है। तो इसके लेखन की बातें भी हम बारी बारी से देख लेते हैं कि इसमें किस तरह की लेखन की बात होती है। तो टेलीविज़न में खबरों के विभिन्न चरण होते हैं, तो उन विभिन्न चरणों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला चरण है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। आप न्यूज़ देखते हैं तो आपने देखा होगा कि टेलीविज़न के नीचे मोटी मोटी पट्टी में एक ब्रेकिंग न्यूज़ करके आता है। ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे कहीं क्रिकेट मैच हो रहा हो और वहाँ पर भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है और भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। अब बिना बाधा के, बिना एंकर को कोई डिस्टर्ब किए नीचे एक मोटी सी पट्टी आ जाती है और ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाता है कि भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। देखा होगा आपने। चाहे कहीं पर बम ब्लास्ट हो गया तो उसकी भी जानकारी ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में आ जाती है कि कश्मीर में बम ब्लास्ट हुआ, 4 आतंकवादी मारे गए। इस तरह जो बहुत कम शब्दों में बहुत जल्दी लोगों तक जो खबर पहुंचाई जाती है उसे ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। इसे हम क्या कहेंगे? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। अब दूसरा पॉइंट है ड्राई एंकर। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ड्राई, सूखा सूखा, यानी एंकरिंग में कोई बहुत ज़्यादा मसाला नहीं है। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के अनुसार सूचना पहुंचाता रहता है, तो इसे ड्राई एंकर कहते हैं। फोन इन आपने देखा होगा टेलीविज़न पर स्क्रीन 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक तरफ एंकर है और दूसरी तरफ एक फ़ोन का चित्र दिखाई देता है। तो उसमें एंकर रिपोर्टर से फ़ोन के माध्यम से समाचार दर्शकों तक पहुंचाता है। तो इस तरह के समाचार पहुंचाने को फ़ोन इन कहते हैं। एंकर विजुअल। अब यहाँ पर विजुअल यानी दृश्य, जो चीज़ हमें दिखाई दे उसे कहते हैं। तो एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। तो ऐसी जो सूचनाएं हैं जहाँ पर दृश्य दिखाकर एंकर बातों को बताता है, सूचनाओं को प्रसारित करता है, तो उसे हम
एंकर विजुअल कहते हैं। एंकर बाइट, अब यहाँ देखिए बाइट शब्द का इस्तेमाल हुआ है और पत्रकारिता में बाइट का मतलब होता है कथन। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एंकर बाइट की बात कर रहे थे। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व होता है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए उससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है, यानी प्रत्यक्षदर्शी से पूछा जाता है और उनके सवाल जवाब से समाचार बनता है, तो इसे एंकर बाइट कहते हैं। लाइव से भी आप भली भांति परिचित होंगे कि कोई भी घटना स्थल से सीधा प्रसारण होता है तो उसे लाइव कहते हैं। जैसे क्रिकेट मैच अक्सर हम लोग लाइव ही देखते हैं, उसका घटना स्थल से सीधा प्रसारण होता है। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी भी घटना का दृश्य तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाए। जहां जो घटना हुई है उस घटना का दृश्य तत्काल लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग लाइव कहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए एंकर पैकेज। ये एंकर पैकेज क्या है? जैसे कि किसी चीज़ का पैकेज होता है, पैकेज में सब कुछ सम्मिलित होता है। मतलब किसी भी चीज़ का, जैसे आप साफ़ सफाई का ही किट्स देख लीजिए तो उसमें सब कुछ है। साफ़ सफाई के लिए लाइजोल है, झाड़ू है, पोछे का कपड़ा है, तो इसको क्या हुआ, ये साफ़ सफाई का एक पैकेज हो गया। जैसे अभी कोरोना काल में लोगों को सहायता दी जा रही थी खाने पीने की, तो एक पैकेज तैयार करके दिया जा रहा था। उस पैकेज में चावल, दाल, नमक, तेल सारी व्यवस्था करके एक पैकेट बनाकर गरीब लोगों को दिया जा रहा था। तो क्या है, पैकेज है जिसमें उसको सारी सुविधा उपलब्ध हो जाए, एक ही पैकेट में सारी सुविधा उपलब्ध हो जाए। तो वैसे ही पैकेज है बच्चों, तो जिसमें कि संपूर्णता होती है, समाचार में संपूर्णता होती है। एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना से संबंधित दृश्य भी दिखाए जाते हैं, लोगों से जुड़े हुए बाइट भी, ग्राफिक के जरिए भी बातों को समझाने की कोशिश की जाती है। तो एंकर पैकेज में समाचार के सभी कुछ, मतलब जो भी साधन है, सभी साधन उपलब्ध होते हैं, तो उसे एंकर पैकेज कहते हैं। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि टेलीविज़न में समाचार के कितने चरण हैं, बहुत सारे इसमें चरण हैं। और टेलीविज़न और रेडियो, इनकी भाषा शैली पर भी बात कर लें कि दोनों के लिए भाषा शैली पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वर्तनी पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, शुद्धियों पर ध्यान देना ज़रूरी है। और भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी होनी चाहिए, आम जनता की भाषा होनी चाहिए, ताकि लोग उसको समझ सके। क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और इस विकासशील देश में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं और बहुत सारे निरक्षर भी हैं, अनपढ़ भी हैं, किसान वर्ग भी है, मजदूर वर्ग भी है। तो जब समाचार छपता है, चाहे बोला जाता है, चाहे देखा जाता है, तो लोग जब उसको सुनते हैं तो लोगों की समझ में बात आनी चाहिए। और रेडियो और टेलीविज़न समाचार की यह खासियत है कि यह आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए भाषा का और शब्दावली का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि प्रचलित हो, आम जनता से जुड़ी हुई हो और ऐसे कठिन शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो आम जनता नहीं समझती हो। तो बच्चों, आज हमने रेडियो, टेलीविज़न और अखबार, इन तीनों के बारे में बात की। उम्मीद करते हैं आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगले भाग में हम प्रस्तुत करेंगे इंटरनेट पत्रकारिता, वेब दुनिया और इंटरनेट में चलने वाली साहित्यिक पत्रिकाएं, इन सारी मुद्दों पर अगले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम का यह पाठ, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, आप एक बार ज़रूर पढ़ें और पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आप इसे और अच्छे और बेहतर ढंग से समझ पाओगे और जो भी इससे संबंधित प्रश्न है उसका उत्तर आप बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर सकने में सक्षम होंगे। आप सभी का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।